बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, सुबह खैर। आप देख रहे हैं एक्सप्रेसो। मैं हूं हिना आदिल और मैं हूं अली अनीक सैयद। उम्मीद है आप खैर आफियत से होंगे, जहां भी होंगे हिफाजत से होंगे। जनाब, बहुत सारी बातें हैं इस शो में करने के लिए, तो कहां से शुरू कीजिए? मौसम से शुरू कीजिए। मौसम से शुरू किया जाता है तो आप जानते ही हैं कि इस वक्त जो शुमाली इलाका जात हैं और पाकिस्तान का जो शुमाली हिस्सा है वो इस वक्त जो तेज़ हवाएं, बारिशों और मुख्तलिफ जो है हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ जगहों पर मूसलाधार बारिश जो है खासतौर पर अली जुड़वा शहरों की जो सूरत हाल है वहाँ पर मूसलाधार बारिश में भी आज हाँ, ब्लू एरिया, IJP रोड, फैजाबाद में तेज़ बारिश हुई। और लाहौर की बात कर लेते हैं, बादल जमकर बरस पड़े और कहीं हल्की बारिश हो रही है, कहीं तेज़ बारिश हो रही है। फिलहाल इस वक्त जिस जगह हम मौजूद हैं यहाँ धूप निकल आई है, लेकिन मौसम फिलहाल खुशगवार हो चुका है। गुलबर्ग, मुस्लिम टाउन, मजंग, जेल रोड, मॉल रोड और बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ पर बहुत तेज़ बारिश हुई है। और एक्सपेक्ट भी किया जा रहा है कि ये जो स्पेल है इसमें भी जो हमारे, जिस तरह से अली आपने जिक्र किया, शिमाली इलाका जात में शदीद बारिशें होनी है। और ख़ास तौर पर KP गिलगित बल्तिस्तान वाली साइड पर भी बताया जा रहा है कि लैंडस्लाइडिंग और तेज़ बारिशों की पेश गोई है प्रेडिक्शन। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के हवाले से कल तक एक अच्छी खबर थी, आज उसको बदल दिया गया है। आप जानते ही हैं कि हुकूमत ने आलमी मार्केट में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के बावजूद पेट्रोल की कीमत में इजाफा कर दिया। एक बार फिर से ये इजाफा कर दिया गया। शायद जो उन्होंने हमें आसानी फराहम की थी, अब वो वापस लेने की उन्होंने जो है सोच ली, ठान ली। और फिर ओगरा ने वफाकी हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्द-ओ-बदल के हवाले से जारी किए गए तरीक़ाकार की बुनियाद पर पेट्रोल और डीजल की नई कीमतों का ऐलान किया है। आपको नोटिफिकेशन के हवाले से भी बताते चलें कि हाई स्पीड डीजल की कीमत में 2 रुपये की मामूली कमी कर दी गई है। और इस कमी के साथ हाई स्पीड डीजल की फ़ी लीटर कीमत 385 रुपये 86 पैसे से कम होकर 383 रुपये 86 पैसे हो गई है। जबकि पेट्रोल की फ़ी लीटर कीमत में 4 रुपये 45 पैसे का एक बार फिर इजाफा कर दिया गया है, जिसके बाद पेट्रोल की कीमत फ़ी लीटर 333 रुपये 1 पैसे की सतह पर पहुँच गई है। तो जनाब, जो हम देख ही रहे थे कि आसानियां कुछ पैदा होना शुरू हुई थी, मुसलसल 2 दिन जो है कमी हमने देखी, लेकिन फिर तीसरे दिन उसको वापस। हालांकि वही वाली बात है, जब इंटरनेशनल मार्केट में प्राइसेस कम होती हैं तो उसका असर इधर तक आना चाहिए, क्योंकि जैसे ही प्राइसेस बढ़ती हैं तो वो असर तो फौरन पहुंच जाता है, कीमतें यहाँ भी बढ़ा दी जाती हैं। कैफियत में फंसे हुए नजर आते हैं। इससे लगता है कि जो भी कैफियत है, इस कैफियत में इस वक्त आवाम जो है वो पिस रही है और आवाम जो है वो खार हो रही है। एक दिन आप उनको 4 रुपये का रिलीफ देते हैं और उससे अगले दिन 4.5 रुपये आप बढ़ा देते हैं, तकरीबन 5 रुपये का इजाफा हो जाता है। तो आसानी की सूरत हाल होनी चाहिए सबके लिए। आगे बढ़ते हैं जनाब, और क्रिकेट पर भी हमने बात करनी है। आज बात करना बड़ा ज़रूरी है और आगाज़ में मैंने खुद ही जिक्र कर दिया है, क्योंकि जनाब इतने अरसे के बाद जो मैच, जिस तरीके से ये सीरीज़ बराबर हुई है, मैच हम जीते हैं, तो बड़ा ज़बरदस्त खेल पेश किया हमारी टीम ने। पता है कि हम तकरीबन 8 मैचेस मुसलसल जो हैं बैनुल-अक़वामी सतह पर हारते रहे हैं और फिर फाइनली हम जीत गए। और खासतौर पर इंडिविजुअल परफॉर्मेंस भी अगर देखी जाए तो वो भी हमारे प्लेयर्स की बड़ी जबरदस्त, बाबर आजम की भी परफॉर्मेंस देखी जाए, वो भी अब्दुल्ला शफीक, तो फिर हम इस पर तफसीलन बात करेंगे। वैसे तो अभी आपको ये बताते चले कि अभी 1-1 से बराबर हुई है सीरीज, हम जीते नहीं है तो अभी हमारा कॉन्फिडेंस सबसे बड़ा बढ़ जाएगा इंग्लैंड के साथ जो हमारी सीरीज है उसके लिए। चले आगे बढ़ते हैं और एक जो इम्पोर्टेंट अपडेट चल रही है उस पर बात कर लेते हैं। आपने हुर्मुज़ का जो मामला है उस पर ईरान और ओमान में मुआहिदा तय पा गया है और तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बक़ाई ने कहा है कि जहाज़ रानी के रास्ते की जो जोग्राफियाई खुसूसियात है उस पर मुआहिदा हुआ है, जबकि दोनों मुल्कों का ऐलान आखिरी मराहिल में है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा या स्पीकर पार्लियामेंट का पाकिस्तान या कतर जाने का फ़िलहाल कोई मनसूबा नहीं है। और ईरानी नायब वज़ीर ख़ारजा काज़िम गरीबाबादी ने यह कहा कि ईरान ओमान मफ़ाहमत का मतलब ये नहीं कि आबनाए हुर्मुज़ मुकम्मल खोली जाएगी और जहाज़ों से ट्रांजिट फ़ीस का मामला ईरानी क़यादत के फ़ैसलों और अमरीकी रवैये पर मुनहसर होगा। आबनाए हुर्मुज़ पर मफ़ाहमत आखिरी मरहले के करीब है। उधर अगर बात करें अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की, तो उन्होंने एक तकरीब से खिताब किया। उन्होंने कहा कि वो ईरान से डील करना चाहते हैं क्योंकि वो लोगों को मारना नहीं चाहते। ये बात वो पहले भी कर चुके हैं। ईरान से बातचीत जारी है। उन्होंने कहा देखें क्या होता है, ईरान एटमी हथियार नहीं रख सकता। और इसी तरह से ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का भी जवाब है। वो कहते हैं कि अमेरिका को ये लगता था शायद कि वो शाम की तरह ईरान में भी हुकूमत उलट देगा, मगर उसे इसमें नाकामी हुई है। सुप्रीम लीडर से राबते मुश्किल ज़रूर हैं, मगर उनकी जो मौजूदा
मौजूदगी है वो ईरानी अवाम के लिए गैर मामूली ताकत का सबब है। ईरानी अवाम के हौसले और अज़्म ने दुश्मन के इरादे नाकाम बना दिए हैं और दुश्मन नहीं ये चाहता कि कोई भी काबिल शख्स जो है ईरान में कायदाना किरदार अदा करे और ज़्यादातर शहीद कमांडर और साइंसदान सादा ज़िंदगी गुजारते थे, उनका ज़ाती घर तक मौजूद न था, जो उनके बेलौस जज्बे की अलामत है। इस पर हमने बात करनी है। बात करने के लिए डॉक्टर मिन्हास मजीद, माहिर बैनुल-अक़वामी अमूर, हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। डॉक्टर मिन्हास, थैंक यू वेरी मच, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू टुडे? आई एम वेरी वेल, थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया मुझे प्रोग्राम में शरीक करने के लिए। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। हम एक गुमगू की कैफियत में दोबारा से मैं कहूँगा कि हम लोग हैं और हम देख रहे हैं कि एक बार फिर से मुआहदे के ऊपर बातचीत जो है हो भी रही है और अब अपना हुर्मज़ खोलने के ऊपर ओमान से जो है एक मुआहदा तय पा गया है। किस तरह से आप इसको देखती हैं? क्या ये लड़ते लड़ते थक जाते हैं जो फिर मुआहदे की बातें होना शुरू हो जाती हैं और जब तैयारी हो जाती है, ताज़ा दम हो जाते हैं, तो लड़ाई फिर से शुरू हो जाती है? अली, आप मेरी थ्योरी की बात ही कर रहे हैं कि मैं बार बार यही कह रही हूँ कि दोनों फरीकैन जो हैं जंग में अमेरिका और इजराइल ने शुरू की, ईरान ने भरपूर मुज़ाहमत की और जिस तरीके से मुज़ाहमत की उससे हम लोग अमेरिका और इजराइल का तो यही ख्याल था कि एक हफ्ते के अंदर ये जंग ख़त्म हो जाएगी, लेकिन मैं यही कह रही थी कि इसमें दोनों ममालिक जो हैं उनकी जो थकन की अदम तवाज़न है वो नतीजा खेज होगी। अब आप देखें कि ईरान, अभी आपने ख़ुद कहा कि ईरान ने कहा है कि हम शाम या इसी तरह जो तीन और ममालिक थे मिडल ईस्ट में, अमेरिका ने वहाँ जैसे रिजीम चेंज की तो उनका यही ख्याल था कि यहाँ पे भी होगी। जिस तरह से ईरान मज़ाहमत कर रहा है और जिस तरह से बयानात दे रहे हैं प्रेसिडेंट ट्रंप के, जो एरेटिक से बयानात हैं उनके जवाब में वो जैसे बयानात दे रहे हैं, तो ये बहुत शुरू से ये बात वाज़ेह थी कि ईरान का एक तरह से मैं समझती हूँ कि अपर हैंड था। नंबर वन, एक तो इनके पास जो प्रेशर पॉइंट था वो अपना हरमुज़ था और इसके बाद जब हम बाबल मंडप की या हुसीस की बात करते हैं कि किस तरह से वो इस जंग में आ गए, प्रेसिडेंट ट्रंप जो है या अमेरिका जो था वो मेरे ख्याल में ऑलरेडी थक चुका था। पेंटागन ने जी उनके फौजी जितने हलाक हुए हैं या ज़ख्मी हुए हैं उसकी बात की, वहाँ से उन्होंने कंफर्म किया। ये इसी तरह बाकी दूसरे ज़राए कह रहे हैं। उनके जो अपने फौजी लीडरशिप है, बाज़ इस्तीफ़े दे रहे हैं, लेकिन इस्तीफ़े से पहले वो यही कह रहे हैं कि अमेरिका का जो एक रोल था या एक इमेज था वो ख़त्म हो गया है और हमारी जो मिलिट्री कैपेबिलिटी है वो डिप्लीट हो रही है। चीज़ें मैं नहीं समझती कि अभी भी वाज़ेह हैं। देखिए, अच्छा, बातचीत भी होती है और साथ साथ में मज़ाक़ात में इसी तरफ ही आ रही थी कि एक तरफ इसी तरह की स्टेटमेंट्स आती हैं जिनमें डील की बात की जाती है, जिनमें ये कहा जाता है सदर ट्रंप की तरफ से कि वो लोगों को मज़ीद मारना नहीं चाहते, लेकिन उसके बाद फ़ौरन अपने बयान से वो यू टर्न ले लेते हैं, अपनी कोई नई स्टेटमेंट जारी कर देते हैं जिसमें वो धमकी देते हुए दिखाई देते हैं कि ये आखिरी रात होगी, इसके बाद आज का सबसे बड़ा अटैक किया जाएगा। एक तो ये कि क्या इस वजह से सदर ट्रंप की इन यू टर्न्स की वजह से उनको बहुत ज़्यादा सीरियस लेना ईरान ने छोड़ दिया, और दूसरा ये कि क्या सदर ट्रंप को रियलाइज़ हो जाता है थोड़े अरसे के बाद कि उनकी पॉपुलैरिटी में भी कमी हो रही है और इस वॉर के अंदर इसराइल ने उनको जिस तरीके से धकेला था और उनको ये पता चल जाता है कि आगे मिड टर्म इलेक्शंस हैं और उसके लिए सूरत हाल वर्स हो सकती है अगर वो इस वॉर में मज़ीद ज़्यादा देर तक रहते हैं। तो मैं समझती हूँ कि ईरान जो है अमेरिका को वो सीरियसली ले रहा है, चाहे हम बेशक ये कहें कि प्रेसिडेंट ट्रंप के बयानात एरेटिक होते हैं, ईरान इसलिए अमेरिका को सीरियस ले रहा है और किसी भी बयान के ऊपर उनके यकीन नहीं कर रहा है, क्योंकि मज़ाकरात हो रहे थे, आपका MOU साइन हो गया, आर्टिकल 5 जिसके ऊपर अभी ये लोग बातचीत कर रहे हैं
ओमान और ईरान बात कर रहे हैं, ये इशू बन गया था अमेरिका और ईरान के दरमियान, और फिर जंग शुरू हो गई थी। सो ईरान उनको बहुत संजीदगी से ले रहा है। जहां तक बात आती है अमेरिका की अंदरूनी सियासत की, मैंने अभी आपको कहा कि उनके जो लेजिस्लेटर है और जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उनके बीच में फिर जो डेमोक्रेट्स हैं और रिपब्लिकन्स हैं, वो जो इकट्ठे होके प्रेसिडेंट ट्रम्प की ईरान की जंग की मुखालफत कर रहे हैं। प्रेसिडेंट ट्रम्प का तो ग्राफ जी बहुत नीचे गिर गया है और मुझे नहीं लगता है कि प्रेसिडेंट ट्रम्प अगर के तौर पे जेडी वेंस को कहते हैं कि वो प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट होंगे, लेकिन चूंकि वो प्रेसिडेंट ट्रम्प की कैबिनेट का हिस्सा हैं, तो मुझे नहीं लगता कि इतना ट्रस्ट वहाँ के लोग जो हैं अमेरिकी रिपब्लिकन पार्टी के इन मेंबरान के ऊपर कर सकेंगे। वहाँ पे फिर आप ये देखिए कि अमेरिका जो है जंग का बोझ जो है उसके ऊपर बढ़ रहा है। इन्फ्लेशन वहाँ पे है। यूरोप जो है, यूरोप को आप देख लें डिवाइडेड है। वो उनको पहले तो अंधेरे में रखा गया, हालांकि अमेरिका और यूरोप जो थे ईरान के ऊपर वो एक ही पेज पे थे, लेकिन इस जंग में उनको अंधेरे रखा गया। फिर भी वो जो है, लेकिन आप देखिए JCPOA का जो मामला था उस पर यूरोप ने स्टैंड लिया, और अमेरिका का जो था डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से जो स्टांस था वो दुनिया के सामने ही है। वो तो ईरान मुखालिफ ही था तब से भी, और यूरोप हमेशा से इसके हक में रहा है कि मुआहदे के जरिए जो है ना कोई मामला तय पाना चाहिए। और अभी भी जो सियोटा में हो रहा है, स्पेन के बयानात के बाद, उनके अड्डे ना देने के बाद, हम देख रहे हैं कि बरतानिया से फ्लाई किया जा रहा है, बरतानिया के अड्डे इस्तेमाल किए जा रहे हैं जो बड़ा दूर पड़ता है उनको ईरान के हवाले से। तो आप देख रहे हैं कि यूरोप में भी बहुत ज़्यादा जो है रेजिस्टेंस अब पाई जाती है अमरीकी पॉलिसीज़ को लेकर। देखिए जी, जो बरतानिया के नए वजीर आज़म आए हैं, उन्होंने वही पॉलिसी परसू की है जो स्टामर ने की थी। लेकिन इसमें आप ये देखिए कि वहाँ पे से जितने भी उनके जहाज़ उड़ के इस जंग में हिस्सा ले रहे हैं अमेरिका के, ईरान ने क्या जवाब दिया उनको कि वो जो बरतानिया के रैफ एयरफील्ड्स हैं उनको वो निशाना बनाएंगे। सो हर एक को पता है कि ईरान इस जंग में बहुत सीरियसली थ्रेट्स दे रहा है और उन पे अमल भी कर रहा है। यही वजह बनती है कि यूरोप की मैं बात करती हूँ कि वो डिवाइडेड भी हैं, इनडिसाइसिव भी हैं, और इस जंग में वो कहते हैं कि इसका वाहिद जो रास्ता है वो अमन मुआहिदा है। फ्रांस के सदर ने कल यही बात की कि वो कहते हैं कि इस जंग से ना सिर्फ खित्ते को बल्कि पूरी दुनिया के अमन को खतरा है। स्पेन की अभी आपने बात की। सो मैं ये समझती हूँ प्रेसिडेंट ट्रम्प ने अमेरिका को मुकम्मल तौर पे आइसोलेट कर दिया है। प्रेसिडेंट ट्रम्प की मुलाकात अभी हाल ही में बेंजामिन नेतन्याहू अमेरिका गए हैं, तो लगता तो ये था कि इस जंग में शिद्दत आ जाएगी, लेकिन हुआ क्या कि प्रेसिडेंट ट्रम्प एक तरफ तो धमकी दे रहे हैं कि आज की रात तीसरी जंग अजीम या दूसरी जंग अजीम से ज़्यादा सख्त जंग की तरफ बढ़ेगी, लेकिन हम देख रहे हैं कि उसके फ़ौरन बाद जब सऊदी शहजादे ने प्रिंस सलमान ने उनको फ़ोन करके और कहा कि जंग बंदी होनी चाहिए, तो किस तरह से उन्होंने पूरा तस्वीर की रुख बदल दी। सो मेरे ख्याल में प्रेसिडेंट ट्रम्प ये भी चाहते हैं कि कोई इंटरफेयर करे, इंटरमीडिएटरी हो, कि इस जंग को ख़त्म करने के लिए उन्हें कहे ताकि उनको रास्ता मिल सके इस जंग से निकलने का। ठीक है, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर मिन्हास मजीद साहिबा हमारे साथ मौजूद थी। US ईरान वॉर पर हम डिस्कशन कर रहे थे। अभी ब्रेक पर जाएंगे।
वेलकम बैक। जो ही खबर आई कि हमारे चैंपियन ने आलमी मुकाबले में ब्रॉन्ज मेडल जीता है, अब दिल खुशी से बाग बाग हो गया। उसकी खबर आपसे भी शेयर करते हैं कि एक बड़ा आलमी इवेंट जिसमें बिलाखिर पाकिस्तान ने बड़ा आलमी एजाज़ अपने नाम किया है। ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स में पाकिस्तानी बॉक्सर फातिमा ज़हरा कांसी का तमगा जीतने वाली पहली पाकिस्तानी खातून खिलाड़ी बन गई हैं। 2026 की कॉमनवेल्थ गेम्स में तमगा जीतने वाली फातिमा ज़हरा का ताल्लुक सूबा पंजाब के शहर सरगोदा से है। फातिमा ज़हरा जब ग्लासगो रवाना हुई थी तो उनके दिलो दिमाग में 6 मरतबा की आलमी चैंपियन और ओलंपिक कांसी का तमगा जीतने वाली बॉक्सर मैरी कॉम का नाम था। उनकी ख्वाहिश थी कि वो भी पाकिस्तान के लिए कोई तारीखी कामयाबी हासिल करें और उनका ये ख्वाब किसी हद तक पूरा हो गया है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं फातिमा ज़हरा, उन्हीं से उनकी कामयाबी के हवाले से बात करते हैं। कॉन्ग्रेचुलेशंस फातिमा, बहुत बहुत मुबारकबाद आपको। आप ये मेडल वापस पाकिस्तान लाई हैं, कैसा फील कर रहे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत प्राउड फील कर रही हूँ और ये मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट थी और इसके पीछे मेरे कोचिज़ की और मेरी बहुत ज़्यादा मेहनत थी। काफ़ी सालों से हम लोग इस चीज़ पे जो है ट्रेनिंग कर रहे थे, मेहनत कर रहे थे, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने उस मेहनत का अजर दिया। राइट फातिमा, हमें बड़ी खुशी हुई जब कमेंटेटर्स को हमने सुना और वो भी आपकी कारकर्दगी से मुतासिर हुए बगैर ना रह सके। वो भी आपकी तारीफ़ें कर रहे थे और बता रहे थे कि इस तरह फातिमा गैर मामूली सलाहियतों की हामिल है। हमें ये बताएं कि ये जो बॉक्सिंग का सफ़र है आपका, ये कब और कैसे शुरू हुआ? किस वक्त आपने डिसाइड किया कि मुझे इस तरफ जाना चाहिए? मेरा जो स्टार्ट है वो सरगोदा के क्लब राहील क्लब से हुआ था और जो है स्टार्ट में अवेयरनेस की कमी की वजह से मुझे बहुत ज़्यादा कमेंट्स फेस करने पड़े जो है रिलेटिव की तरफ से, और फैमिली भी इस चीज़ को जो है थोड़ा अगेंस्ट थी मेरी बॉक्सिंग के। तो जो कोच हैं बेसिक राहील अदनान, उन्होंने बहुत ज़्यादा हेल्प की और मेरे बॉक्सिंग को कैरी और रखने में मुझे मोटिवेट करते रहे। तो वहाँ से मेरा स्टार्ट हुआ और मैंने नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे काफ़ी ज़्यादा इवेंट्स जो है मैं खेल चुकी हूँ। तो जो मैंने फर्स्ट मैच जो हिस्ट्री क्रिएट की थी वो वर्ल्ड इस्लामिक सॉलिडिटी गेम्स में मैंने मेडल हासिल किया था ब्रॉन्ज पाकिस्तान के लिए, और मैं पहली खातून बनी थी जिसने इस्लामिक गेम्स में अपने मुल्क के लिए मेडल जीता था। और अभी जो है कॉमनवेल्थ गेम में भी मैंने हिस्ट्री क्रिएट की और पहला मेडल अपने मुल्क के लिए हासिल किया। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा फातिमा, मैरी कॉम से आप मुतासिर थी, इससे पहले भी क्या किसी ने ये देखा था कि यू हैव द गट्स कि आप रिंग में उतर सकती हैं और अपने हरीफों को चित कर सकती हैं? क्या पहले जानते थे लोग कि आप बॉक्सिंग की सलाहियत रखती हैं? नहीं, बॉक्सिंग पहले तो मैं बॉक्सिंग के बारे में मुझे इतनी अवेयरनेस ही नहीं थी, मुझे पता ही नहीं था कि बॉक्सिंग गेम कैसी होती है। तो जब मैंने ज्वाइन किया तो मुझे इस ज्वाइन करने के बाद मैंने मैरी कॉम फिल्म देखी तो उससे बहुत ज़्यादा मुझे मोटिवेशन मिली और जिस तरह उनकी जर्नी थी तो उस चीज़ से मैं बहुत मोटिवेट हुई थी और मैंने बॉक्सिंग को कैरी ऑन रखने का जो है फैसला किया। तो उसके बाद से मेरा सफ़र का आगाज़ हुआ। राइट अच्छा फातिमा को हम देखते हैं कि जो बॉक्सिंग हल्की है वहाँ पर कुछ और नामों से भी जाना जाता है, हनी बॉक्सर और जुनूनी बॉक्सर के नाम से जाना जाता है। ये नाम आपके, ये टाइटल्स किसने रखे और इसके पीछे रीज़न क्या है? मेरा पहले मुझे निक नेम दिया हुआ उन्होंने हनी, तो वो आने से पहले मेरा ये नेम था, निक नेम था। तो जब मैं बॉक्सिंग में आई तो ये निक नेम जो है वो बॉक्सिंग शोबे में भी चला गया, तो अब मुझे हनी बॉक्सर के नाम से भी पुकारा जाता है। राइट अच्छा फातिमा, क्या इस बॉक्सिंग मुकाबले से पहले लोग या जो आपके खासकर जो सिबलिंग्स हैं, जो दोस्त हैं, क्या उनसे भी मुकाबले जारी रहते थे जिसकी वजह से आपको अंदाज़ा हुआ कि नहीं अब इसको बाकायदा अपना लेना चाहिए? जो मेरे क्या नाम है हमारी जो पूरी पहली पंजाब टीम निकली थी वो जो है हमारे एक ही मोहल्ले में से निकली थी, और जो है मेरी सिस्टर, बड़ी सिस्टर है, वो भी नेशनल है, वो भी बॉक्सिंग करती है और मेरा भाई भी करता है। तो जो मेरे फ्रेंड्स थे उधर एक मोहल्ले के अंदर जो हम सारे दोस्त थे, तो हम सब ने इकट्ठा ज्वाइन किया था। ज़बरदस्त। अच्छा ये बताएं फातिमा, जिस तरह से हम आपकी फ़ाइट देख रहे थे, बड़ा स्ट्रॉन्ग जो आपका ओपोनेंट था उसको आपने हराया, फिर जो उसकी शिकस्त है उसको यकीनी बनाकर मेडल आपने लिया। क्या स्ट्रेटजी होती है उस वक्त माइंड में, और रिंग में उतरते वक्त कितना कॉन्फिडेंस होता है आपको अपने ऊपर कि आप कर दिखाएंगे, और इस बार कैसा था? जो मेरे पर इस फाइट का बहुत ज्यादा प्रेशर था क्योंकि ना ये मेडल फाइट थी और ये मेरे लिए जीतना बहुत ज्यादा जरूरी था।
तो प्रेशर तो हर प्लेयर पे होता है मैच से पहले। तो इसके अलावा मैं बहुत ज़्यादा, मुझे घर वालों ने मोटिवेट किया हुआ था, मेरे जो कोच सर राहिल अदनान उन्होंने मोटिवेट किया था, और जो मेरे साथ वहाँ पे पाकिस्तान को थे सर निसार, उन्होंने भी मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया था। तो जो वो लड़की थी वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी। तो मैंने उसको अपनी आखिरी फाइट समझ के, क्योंकि मुझे पता था कि इसके बाद ही मैं मेडल हासिल कर सकती हूँ, तो मैंने अपना रिंग में 100% दिया था, तभी मुझे फाइट वो फाइट में मैंने विन की थी। और मैंने उस फाइट को इस अंदाज से खेला था कि जो वहाँ पे 5 जज बैठे हुए थे, उन 5 जजों ने मेरे हक में फैसला दिया था। राइट। अच्छा फातिमा, प्रेशर तो अपनी जगह पे ठीक, बड़े मुकाबलों में प्रेशर तो होता ही है, लेकिन अच्छा खिलाड़ी वही होता है जो अपनी टेक्निक से उस प्रेशर पर ओवरकम करे, और आपने करके दिखाया है। अब दौराने जो मैच आपके क्या फीलिंग्स की, क्या एहसासात थे, किस तरह से आपने काबू पाया उस प्रेशर पर, वो ज़रा शेयर कीजिएगा। मेरी जब फाइट स्टार्ट हुई है तो मैंने यही सोचा था कि फातिमा इसके बाद कामयाबी है, और उस फाइट को मैंने उसी तरह से अंदाज से जुनून से खेला था, और जो है वो मेरे लिए ज़रूरी भी बहुत ज़्यादा थी। तो वो मैंने अपने लिए नहीं, अपने मुल्क के लिए खेली थी, और अपने मुल्क का नाम रोशन करने के लिए। मैं जब खेल, तब भी मैं ये चीज़ मेरे दिमाग में आ रही थी कि फातिमा तुम्हें अपने मुल्क के लिए करना है। तो इस चीज़ ज़हन में रखा हुआ था, मैं उस चीज़ से बूस्ट हो रही थी, मोटिवेट हो रही थी। राइट। अच्छा फातिमा, बताएं कि रूटीन क्या है आपकी, कैसे बतौर एथलीट अपना वर्कआउट और अपनी दीगर चीज़ें, अपनी फिजिक को मैनेज करती हैं। डेफिनेटली वेट कैटेगरीज भी होती हैं जिसके लिए आपको वेट मेंटेन भी करना पड़ता है, कई जगहों पे आपको गेन करना पड़ता है, कैसे करती हैं मैनेज? जो हमारा सेशन होते हैं वो 2 ट्रेनिंग सेशन होते हैं। जो मॉर्निंग सेशन होता है वो जो होता है वो फिजिकल होता है, उसमें फिजिकल कराते हैं, और जो सेकंड होता है उसमें जो है टेक्निक सिखाते हैं, वो टेक्निकल ट्रेनिंग होती है। तो बॉक्सिंग में हर प्लेयर की अपनी अपनी कैटेगरी होती है। मैंने जो ये मेडल विन किया वो 60 kg में, और जो इस इवेंट पे जाने से पहले मेरा वेट ज़्यादा था, तो उस वेट को मेंटेन करने के लिए मैंने काफ़ी ज़्यादा, और जो है मैंने काफ़ी टाइम से शुगर 0 किया हुआ था, और बिरयानी मेरी जो है फेवरेट डिश है, वो मैंने उसको भी छोड़ा हुआ था। ये तो सबसे बड़ी कुर्बानी आपने दी, सबसे बड़ी कुर्बानी दी, जिसकी वजह से, लेकिन उसका फिर देखिए आपको सिला भी मिला है, आपको उसका फल भी मिला है। अच्छा, आखिरी बात ये आपसे जानना चाहेंगे कि वो खवातीन जो अब आपसे मुतासिर हो रही हैं, रिंग में उतरना चाहती हैं, क्या कहना चाहेंगे? मैं पूरी कौम की खवातीन को इस चीज में, एक तो जो सरगोदा में खवातीन है और जो बाकी सूबों से भी हैं, मैं सबको यही कहना चाहती हूँ कि बॉक्सिंग ज्वाइन करें। बॉक्सिंग बिल्कुल भी डेंजरस गेम नहीं है, ये सिर्फ पॉइंट्स और स्कोरिंग की गेम है, और जो है ये एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है अपने मुल्क का नाम रोशन करने का, अपने मुल्क का झंडा करने का। तो इस चीज में आए, और बाकी मुल्कों की लड़कियों की तरह हम लोग भी कर सकते हैं, तो प्लीज इसको ज्वाइन करें और अपने मुल्क का नाम रोशन। राइट। अच्छा फातिमा, अगले टारगेट्स आपके क्या हैं? क्या हम आपको एशियन गेम्स, वर्ल्ड चैम्पियनशिप, फिर ओलंपिक्स में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करता हुआ देखें फिर इन फ्यूचर इंशाल्लाह? इंशाल्लाह जो नेक्स्ट मैं एशियन गेम्स के लिए सिलेक्ट हुई हूँ, और एशियन गेम्स में जो कंपटीशन है हमारा वो बहुत ज़्यादा टफ है, क्योंकि एशियन गेम्स में बॉक्सिंग की वो कंट्रीज पार्टिसिपेट करती हैं जो कि ओलंपिक्स में गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज हासिल करती हैं। तो एशियन गेम्स में मैंने पार्टिसिपेट करना है, और इंशाल्लाह मुझे उसके लिए जो है ना इनकी इंटरनेशनल ट्रेनिंग की जरूरत है, उसमें मेडल हासिल करने के लिए। तो मेरा गवर्नमेंट से सबसे यही दरख्वास्त है कि मुझे सपोर्ट करें, मुझे इंटरनेशनल ट्रेनिंग दे, ताकि मैं एशियन गेम में भी जाके अपना 100% दूं अपने मुल्क के लिए मेडल हासिल। बिल्कुल इंशाल्लाह। फातिमा बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, एंड इमेंसली वी आर वेरी हैप्पी, इमेंसली वी आर प्राउड ऑफ यू कि आपने जो ये ब्रॉन्ज मेडल जीता है पाकिस्तान के लिए। ये भी एक तारीख रकम हुई है, और पहली पाकिस्तानी खातून है आप जो ये मेडल लेकर आई हैं, तो बहुत बहुत शुक्रिया उसके लिए। और ना सिर्फ आप बल्कि आपकी पूरी टीम इसकी हकदार है कि उनको मुबारकबाद पेश की जाए, जिसमें आपके ना सिर्फ कोचेस शामिल हैं, आपके वो दोस्त जिन्होंने आपका हौसला बढ़ाया वो शामिल है, बल्कि आपके पेरेंट्स भी शामिल हैं जिन्होंने आपको ना सिर्फ इस चीज़ की इजाज़त दी बल्कि उसमें सपोर्ट भी किया। तो हमसे गुफ्तगू करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ब्रेक पर जाएंगे।
वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो जी। पिछले कुछ दिनों से वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की एक स्टेटमेंट सियासी हलकों में गर्दिश कर रही थी और उसके बाद फिर फाइनली नकवी साहब ने मीडिया से गुफ्तगू के दौरान ये कहा कि उनकी बतौर वज़ीर कारकर्दगी के हवाले से सवाल पर जवाब दिया। उन्होंने कहा कि मुझे अपनी कारकर्दगी के हवाले से वज़ीर आज़म को जवाब देना है और मेरी उनसे सिर्फ ये दरख्वास्त है तमाम वजारतों की कारकर्दगी का वो जायज़ा लें और नतीजा आवाम के सामने रखें ताकि अवाम को भी पता हो कि कौन सी वजारत की कितनी कारकर्दगी है। और मेरी हाजिरी तकरीबन 70% है। मौजूदा निज़ाम कहीं नहीं जा रहा। हुकूमत 5 साल पूरे करेगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने वज़ीर आज़म को काबीना के तमाम वज़रा की कारकर्दगी का जायज़ा लेने का, जिस तरह से हमने कहा कि मशवरा भी दे दिया। परफॉर्मेंस के ऊपर प्राइम मिनिस्टर को जवाब देना और मैं प्राइम मिनिस्टर साहब से सिर्फ ये रिक्वेस्ट करनी है कि थर्ड पार्टी वैल्यूएशन कराएं, तमाम मिनिस्ट्रीज़ की परफॉर्मेंस को उससे वैल्यूएट कराएं और जो रिज़ल्ट है वो पब्लिक के सामने होना चाहिए ताकि सबको पता हो कि कौन सी मिनिस्ट्री कितना परफॉर्म कर रही है। निज़ाम बिल्कुल तबाह हुआ है, लेकिन मैंने वो निज़ाम 80 साल का तबाह होने का कहा और मैं आज भी समझता हूँ कि ये 80 साल से जो निज़ाम है वो तबाह है। बिकॉज अदरवाइज अगर निज़ाम चल रहा तो हम कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं। मैंने गवर्नमेंट को बिल्कुल चार्जशीट नहीं किया था, मैं गवर्नमेंट का हिस्सा, मैं अपने आप को बिल्कुल चार्जशीट नहीं करूँगा। बात ये है कि अगर आपके पास प्राइम मिनिस्टर है जो 14-16 घंटे काम करते हैं और ये बेहतर हो जाए चीज़ें तो 1000 गुना बेहतर रिजल्ट आएगा। इन हालात में इस माड़े जिस मर्जी निज़ाम को हम कहते हैं उसमें भी उन्होंने FBR के अंदर रेवेन्यू कितना बढ़ा दिया, आपने वॉर जीत ली, डिप्लोमेटिकली आप किधर से किधर चले गए, इतनी सारी रिफॉर्म्स हो गई हैं। और मैं आज भी समझता हूँ कि अगर प्राइम मिनिस्टर साहब को सिस्टम ठीक और मिल जाता तो वो 100 गुना ज़्यादा इस मुल्क को तेज़ी से आगे ले जाते। लोगों की बड़ी ख्वाहिश है और रहेगी कि किसी भी तरीके से मेरे और उनके ताल्लुकात खराब हो। हुकूमत का मुस्तकबिल बिल्कुल 5 साल पूरे करेंगे। शहबाज साहब 5 साल प्राइम मिनिस्टर रहेंगे। ये जो मर्जी कर लें, बयान में से जो मर्जी निकाल लें, सारा कुछ कर लें, लेकिन वो इंशाल्लाह ताला 5 साल वज़ीर आज़म अपना टाइम। मोहसिन नकवी की आपने गुफ्तगू सुनी, उनका जो एक हफ़्ता पहले का बयान था वो भी आपने सुना, उससे हलचल मची थी और अब जो ये तलातुम है वो अपने इस ताज़ा बयान से उसको मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको इस हवाले से भी आगाह करते रहेंगे, लेकिन अभी जाएंगे एक ब्रेक पर। वेलकम बैक। अब हॉकी की बात करते हैं। पाकिस्तान और कोरिया के दरमियान हॉकी टेस्ट सीरीज़ के 4 मैचेस खेले जा रहे हैं, जिनमें पाकिस्तान ने उम्दा और जारहाना खेल का मुजाहरा करते हुए तीसरे मैच में जनूबी कोरिया को 4-3 से शिकस्त दे दी है और पाकिस्तान को 4 मैचों की सीरीज़ में 3-0 की फैसला कुन बरतरी अब हासिल हो गई है। उधर PHF ने मेंस हॉकी वर्ल्ड कप 2026 के लिए 20 रुकनी कौमी स्क्वाड का ऐलान कर दिया है। वकार और अली रज़ा जो हैं वो गोलकीपर्स की हैसियत से कौमी स्क्वाड में शामिल होंगे और इसी हवाले से हमने डिस्कशन करनी है। मज़ीद कप्तान पाकिस्तान हॉकी टीम से बात करते हैं। अबू बकर महमूद हमारे साथ मौजूद हैं। अबू बकर, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक सर, आप बताएं कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अबू बकर, सबसे पहले तो हम ये जानना चाह रहे हैं कि ये जो हॉकी टेस्ट सीरीज़ है जिसके ज़बरदस्त 4 मैचेस खेले जा रहे हैं, जो इसमें पाकिस्तान की पोजीशन है और जो परफॉर्मेंस है हमारी हॉकी टीम की बड़ी ज़बरदस्त है, इसकी रीज़न क्या? कुछ तब्दीलियाँ हैं जो की गई हैं, कोच की तब्दीलियाँ और दीगर तब्दीलियाँ, आपको लगता है कि रीज़न ये है? जी बिल्कुल, जैसे कि फॉरनर कोचेज होते हैं उन्होंने टीम को ज्वाइन किया है और लास्ट 3 वीक से जो हमारा ट्रेनिंग कैंप चल रहा था, मॉर्निंग और इवनिंग सेशंस, और बहुत हार्ड वर्क किया है जिसके ऊपर फिजिकल के ऊपर काम किया गया है और मोस्टली डिफेंस के ऊपर काम किया गया है। और जैसे कि अभी जनूबी कोरिया के साथ हमारे टेस्ट सीरीज के मैच 3 खेले और 3 के 3 विन किए हैं। इसकी खास वजह ये भी है कि जो हम लोग प्रो लीग खेलने गए थे उसका भी बहुत बड़ा इस चीज में रोल है कि हमने दुनिया की बेस्ट टीमों के साथ मैच खेले हैं और आपके सामने रिजल्ट है कि जो हमने परफॉर्मेंस अभी रिसेंटली कोरिया के साथ दी है तो वो काफी इसके अंदर कह लें कि हेल्पफुल है। अच्छा, ये जो बॉब जोएन वेल्डॉफ ने आपको ज्वाइन किया है, आप उनकी मौजूदगी से आपको क्या तब्दीली महसूस हो रही है टीम में? क्योंकि हम देख रहे हैं कि जो बाहर से फॉरेन कोचेज अमूमन हायर इसलिए होते हैं कि वो ज़्यादा आर्टिकुलेटेड होते हैं, ज़्यादा तरतीब में होते हैं और उसको डिलीवर करने की एबिलिटी रखते हैं, शायद इस वजह से वो ज़्यादा इफेक्टिव भी होते हैं। एक बंदा कुछ भी नहीं आगे कर सकता। अगर कोई अकेला फॉरनर भी आएगा, मेरे ख्याल से एक बंदा अकेला कुछ नहीं कर सकता, उसकी पूरी टीम होती है। जैसे क्रिस आया है साथ और जैसे अदनान जाकिर है, इन दोनों का भी बहुत बड़ा रोल है वो आपके साथ, जो टीम के ऊपर डेवलपमेंट पे काम किया जा रहा है। जैसे कि डिफेंस के ऊपर मैंने मोस्टली बात की है
कि जैसे इन लोगों ने हमारे प्रो लीग के मैचेस देखे थे, जो जिधर से हम लोग थोड़ी सी मार खा रहे थे, ये डिफेंसिव एरिया था कि हम लोग 2 से 3 क्वार्टर अच्छा खेल रहे थे और लास्ट क्वार्टर में जाके हमें जो है कि हमारा डाउनफॉल स्टार्ट होता था। इन लोगों ने उस चीज के ऊपर काम स्टार्ट किया है कि 3rd और 4th क्वार्टर के अंदर, अभी रिसेंटली हमने जनूबी कोरिया के साथ लास्ट मैच खेला है, उसके ऊपर हमने लास्ट 2 क्वार्टर के अंदर, तीसरे और चौथे क्वार्टर में हमने 4 गोल किए हैं और हमने 4-3 उनको विन किया था। राइट अच्छा, आगे की कुछ बात कर लेते हैं अबू बकर। जिस तरीके से अभी स्क्वाड का ऐलान कर दिया गया है PHF की जानिब से 2026 मेंस वर्ल्ड कप हॉकी के लिए, मुतमईन हैं आप? और दूसरा ये कि क्या आपको लगता है कि ये जो ओवरऑल स्ट्रक्चरल कुछ चेंजेस किए गए हैं ये वहाँ भी आपके लिए फ़ायदेमंद होंगे, और क्या प्रिपरेशंस है, कैसी तैयारी है उसके लिए? तैयारी तो बहुत अच्छी है, पॉजिटिव है, और इस चीज का मैं कहते हुए मुझे कोई वो नहीं होगा कि हम लोगों ने जितना वर्कआउट किया है, आपको इंशाल्लाह वर्ल्ड कप के ऊपर जो मैचेस होंगे उसके ऊपर आपको रिजल्ट नजर आएगा कि पाकिस्तान टीम एक अच्छे स्ट्रक्चर के ऊपर एफर्ट करते हुए नजर आ रही है। और स्क्वाड जो अनाउंस किया, आई थिंक पाकिस्तान के जो बेस्ट 20 प्लेयर्स थे वो इस टाइम टीम का हिस्सा है। बिल्कुल ठीक। अच्छा, आपने ये बिल्कुल ठीक कहा कि एक शख्स को सारा के सारा क्रेडिट नहीं जाता, उसकी पूरी टीम को जाता है, लेकिन क़यादत करने वाले पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, और फिर उस जिम्मेदारी की वजह से अगर आप हारते या जीते हैं तो फिर उसका नाम भी बुलंद होता है उसी तरह से। तो आप कप्तान हैं टीम के, अब क्या मुतमईन हैं जो इस वक्त स्क्वाड आपके साथ चल रहा है? जी, मैं बिल्कुल मुतमिन हूँ अपनी पूरी टीम के साथ, और ये ऐसा टीम गेम है, और अल्हम्दुलिल्लाह कि हम लोग जो हमारी एक टीम है, हम 5 से 6 साल हो चुके हैं। ये हमारा एक बैच है जो कि लास्ट 2 ईयर से मोस्टली 2024 से ये स्क्वाड परफॉर्म कर रहा है। और जैसा कि वर्ल्ड कप के लिए हमने वर्ल्ड कप क्वालिफाई के लिए हमने क्वालिफाई किया है मैचेस में। पहले क्या होता था कि हम लोग देखते थे कि वो टीम हारेगी, वो इतने पॉइंट लेगी, हम ऊपर आएंगे, और इस दफा तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने क्वालिफाई करके फाइनल खेला था वर्ल्ड कप क्वालिफाई राउंड का, और प्रॉपर वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई किया है। और मेरे ख्याल से ये है कि अभी जो हमारा नया स्ट्रक्चर के ऊपर काम किया जा रहा है, जब टीम्स बनती हैं थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन हम पाकिस्तानियों के अंदर ये खासियत है कि हम लोग एक चीज को बहुत जल्दी पिक करते हैं। अभी जो हमारे साथ फॉरनर कोच थे वो इस चीज के ऊपर बड़ा खुश थे, उन्होंने अपनी खुशी का इज़हार दिया था कि जो चीज हम लोग आपको सिखा रहे हैं आप लोग इसको बहुत जल्दी पिक कर रहे हैं और ग्राउंड के अंदर उसको यूज भी कर रहे हैं। राइट अच्छा अबू बकर, आपने जिस तरह से कोच का जिक्र किया और आपने कहा कि डेफिनेटली टीम की एफर्ट्स होती हैं, तो टीम को जो जो मार्क की गई कि यहाँ पर फ्लॉज हैं और यहाँ पर बेहतरी की ज़रूरत है, वहाँ पर सबने मिलकर काम किया उन फ्लॉज के ऊपर, और आगे अब हम उम्मीद करें जो 15 से 30 अगस्त तक जो होने हैं मैचेस नीदरलैंड और बेल्जियम में, उसमें हमें परफॉर्मेंस मज़ीद बेहतर दिखाई देगी अपनी टीम की। बिल्कुल, आपको एक बेहतर परफॉर्मेंस दिखाई देगी। जिन लोगों ने लास्ट 2 लेग्स जो प्रो लीग की थी वो देखी हैं, उसके बाद जो लड़कों ने हार्ड वर्क ग्राउंड के अंदर दिखाया है, बैक टू बैक जो हमारी ट्रेनिंग्स थी, फिजिकल सेशंस और डिफेंसिव स्ट्रक्चर और मोस्टली जो स्किल्स के ऊपर काम किया गया है, वो आपको वर्ल्ड कप के ऊपर नजर आएंगी कि पाकिस्तान टीम जो है, जो पाकिस्तान टीम की स्किल्स है, जो पाकिस्तान टीम का एक मोराल है पाकिस्तान हॉकी के ऊपर, वो आपको नजर आएगा इंशाल्लाह। बिल्कुल ठीक। अच्छा अबू बकर, ये भी बताइएगा कि अब आने वाले मैचेस के लिए तो ऑल द बेस्ट पहले आपको, और दूसरा ये कि आप जो टीम लेकर अब चल रहे हैं, आपको क्या लगता है कि हम अमूमन पूछते हैं लोगों से कि जी आप क्या कहते हैं कि हुकूमत को क्या करना चाहिए, पॉलिसीज़ में क्या तब्दीली आनी चाहिए, लेकिन टीम को लेकर आइडियोलॉजी क्या होनी चाहिए, टीम किस तरह से सोचे अपनी गेम्स के बारे में कि 1 गेम एट अ टाइम, एक गेम को जीतने की पहले तैयारी करें? देखें, ये वर्ल्ड कप है और हर मैच बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और इस दफा जो रूल है FIH का, प्रो लीग का 4 ग्रुप है, जिसके अंदर 2 टीम ने हर ग्रुप के अंदर से क्वालिफाई करना है क्वार्टर फाइनल के लिए। तो हर गेम ही हर टीम के लिए जरूरी है। जैसा कि आपको पता है, तो हमारे पूल के अंदर इंडिया है और इंग्लैंड है और वेल्स है। कोई टीम भी इजी नहीं है जिसको हम कह सकें कि ये मैच हम इजीली जीत जाएंगे। ठीक है, बिल्कुल, और हर मैच ही मैटर करता है। बहुत शुक्रिया अबू बकर महमूद, कैप्टन पाकिस्तान हॉकी टीम, हमारे साथ मौजूद थे। अभी हम ब्रेक पर जाएंगे।
प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में खुशामदीद। इस घंटे में भी आपके साथ शेयर करने के लिए, डिस्कस करने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन टॉप ऑफ द आवर शामिल करेंगे अपना सेगमेंट मेरा पाकिस्तान और देखते हैं कि उफेरा फैज आज कहाँ मौजूद है और क्या बात हो रही है। नाज़रीन, इस वक्त हम लाहौर किले के इस शाहकार के सामने मौजूद हैं जिसे दुनिया पिक्चर वॉल के नाम से जानती है। ये पिक्चर वॉल मुगलिया दौर का एक बेमिसाल नमूना है। कई अरसे की मौसमी सूरत हाल और आलूदगी की वजह से ये दीवार बुरे तरीके से मुतासिर हुई, मगर अब इस मुगलिया शाहकार को 10 साल की अनथक मेहनत के बाद उसकी असल हालत में दोबारा से बहाल किया गया है। आज के इस सेगमेंट में हम जानने की कोशिश करेंगे कि कौन कौन सी कंजर्वेशन टेक्निक्स इस प्रोजेक्ट के ऊपर अप्लाई की गई और ये प्रोजेक्ट कितने अरसे में मुकम्मल हुआ और इसके साथ साथ इस प्रोजेक्ट की कंप्लीशन में इन्हें किस किस तरह के चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। तो आइए मेरे साथ। आज इस शाहकार पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं राहतुल्लाह साहब, जो लीड कंजर्वेटर हैं। आज हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे इस शाहकार के बारे में। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ अपनी ऑडियंस के लिए, इस पिक्चर वॉल की क्या अहमियत है और ये इतनी मुनफरिद क्यों है बाकी हेरिटेज साइट से? असल में पिक्चर वॉल की अहमियत की अगर हम बात करें तो वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि पिक्चर वॉल पे हमारे पास काफ़ी चीज़ें हैं। इसमें हमें मुगलिया दौर के आसार मिलते हैं और काफ़ी चीज़ें मिलती हैं। मतलब इसको जो उन्होंने अपने लाइफ में उनके पास जो जो चीज़ें थे वो उन लोगों ने इस दीवार को ट्रांसफ़र किए। आर्टिस्ट के लिए तो ये एक अलग ही दुनिया है। मतलब अगर इसको आप आर्ट के हिसाब से देखें तो इस तरह का आर्ट पूरी दुनिया में कहीं पे भी मौजूद No नहीं doubt है। is. हर चीज़ को उन लोगों ने मतलब एग्जैक्ट और बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बनाया हुआ है। टूरिज़म के लिए भी ये काफ़ी अहमियत रखता है, क्योंकि दुनिया की वाहिद दीवार है जो इतनी लंबी है। मतलब 1450 फीट इसकी लेंथ है और तकरीबन 50 फीट, कुछ जगह 50 फीट है, कुछ जगह 70 फीट इसकी हाइट आती है। तो सर, यानी हम ये कह सकते हैं कि मुगलिया दौर की ये जो पिक्चर वॉल है ये मौजूदा दौर का इंस्टाग्राम है। जी जी, ऐसा ही है इंस्टाग्राम। क्योंकि यहाँ से अगर हम देखें तो उस टाइम पे ये पोर्ट के बाहर से रावी गुजरता था, लोग कश्तियों से मतलब उसको पार करते थे। ठीक है। तो वो कश्तियों से वो इस पिक्चर वॉल का नज़ारा देखते थे जब पोर्ट में आने की। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि किसी भी प्रोजेक्ट की जब बहाली का काम स्टार्ट किया जाता है तो उसके लिए सबसे इनिशियली डॉक्यूमेंटेशन बड़ी ज़रूरी होती है। तो इस प्रोजेक्ट की डॉक्यूमेंटेशन किस तरीके से की गई? जब हमने इस पे काम शुरू किया तो पहले हमने इसका सर्वे किया सारा। ठीक है। सर्वे करने के बाद हमने इसके एक प्रोटोटाइप पे हमने इसके स्काई फोल्डिंग लगा दी। वहाँ पे हमने इसकी कंडीशन एनालिसिस की। उस कंडीशन एनालिसिस में हमने इसकी मटेरियल एनालिसिस की कि हम क्या क्या मटेरियल यूज़ करेंगे और मॉलों ने कौन कौन से मटेरियल यूज़ किए। तो सर, अगर मैं आपसे ये पूछना चाहूँ कि किसी भी साइट को जब हम कंजर्व करने लगते हैं या रिस्टोर करने लगते हैं तो इस मरहले को, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी साइट है, इसको कितने हिस्सों में आप डिवाइड करते हैं और क्या क्या उस हिस्से के प्रोसीजर्स क्या होते हैं? हमने जब पिक्चर वॉल पे प्रोटोटाइप के बाद काम शुरू किया तो हमने पूरे पिक्चर को सेक्टर वाइज डिवाइड किया। ठीक है। हमने उसको मतलब नाम दिए। हमने पहले उसको गेट का जो मेन गेट था उसका अलग नाम दिया, फिर हमने वेस्ट पसाट को अलग कर दिया, फिर शाह बुर्ज को हमने अलग कर दिया। उसके बाद फिर हमने जितने बुर्ज थे उनको निकाल दिया। बुर्ज के बाद फिर हमारे पास जो आखिरी जहांगीर सेक्शन आते हैं उसको हमने मुख्तलिफ फिर 5 अलग सेक्शन में फिर डिवाइड कर दिया। तो सर, जब हम बात कर रहे हैं इस इतनी खूबसूरत साइट को रिस्टोर करने की, कंजर्व करने की, वहाँ ये जानना बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि जब आप लोगों ने इनिशियली इस पर सफाई का अमल शुरू किया तो मुख्तलिफ तरह के चैलेंजेस भी देखने को मिले होंगे। तो कोई ऐसी चीज़ है जो आप हमसे शेयर करना चाहें? चैलेंजेस तो हमें बहुत मतलब पेश आई, क्योंकि हमने जब दीवार पे काम शुरू किया तो हमारे पास काफ़ी टाइल्स पैनल ऐसे थे कि मतलब जिसको आप टच भी करो तो वो गिराती है। अच्छा। इसके लिए हमने क्या किया कि हम पहले उसकी इमरजेंसी स्टेबलाइजेशन हमने की। ठीक है। मतलब इमरजेंसी में ये होता है कि आप बस उसको उधर ही रोक लो। ओके। जितने हमारे पास आए हमने उसको उधर रोका, फिर उसके बाद हम आगे आए। जितनी भी हमारे पास जो मेन चीज़ें थी जो मतलब बहुत ज़्यादा डैमेज है और बिल्कुल ख़त्म होने वाली, हमने उसको उधर ही रोक दिया और प्रिवेंट किया ताकि वो गिरे ना गिरे और ना वो ज़ाया हो जाए। फिर उसके बाद हमने दोबारा से उस पे गए और उसके सही से कंजर्वेशन की अमल को जारी रखा। उस दौर में कलर बनाने का तरीका बड़ा डिफरेंट था, आजकल तरीका मुख्तलिफ है। तो क्या रंगों के शेड्स में कोई फ़र्क आया या आपने उसको भी एक प्रॉपर वे में किया ताकि
एक जो लेवल है वो बरकरार रह सके। मतलब ये ग्लेज असल में इस पे टाइल जो होता है इस पे ग्लेज होती है, जो कलर ग्लेज होती है वो तो आपके पास डिफरेंट वो मटेरियल्स होते हैं वो डालते हो। कलर में हमारे पास ये था कि उनके कलर जो थे वो थोड़े से उनके कलर और हमारे कलर में बहुत कम, मतलब 19-20 का से भी कम का फ़र्क होगा। मतलब अगर आप पिक्चर रोल पे देखें तो आपको इतना फ़र्क नज़र नहीं आएगा। सर अभी जैसे आपने बताया ये तकरीबन 1450 फीट लंबी जो ये दीवार है, मुझे ये बताएं कि जब आप लोगों ने इसके ऊपर काम स्टार्ट किया सबसे ज़्यादा जो इफ़ेक्टेड एरिया था, जो सबसे ख़राब एरिया था, वो कौन सा था इस वॉल का? सबसे इफ़ेक्टेड एरिया हमारे पास आता है ये हम उसको N7 बोलते हैं। जब हमने सेक्टर वाइज डिवाइड किया तो उसको हमने N7 का नाम दिया और वो बहुत ज़्यादा इफेक्टेड था क्योंकि उसके पीछे एक बिल्डिंग थी और वो बिल्डिंग बाद में बनी थी जिसकी वजह से उसको काफ़ी फ़र्क पड़ा था वो था। और एक खिलवत खाना है हमारे पीछे नज़र आता होगा, पिक्चर हॉल के बाहर एक अलग बिल्डिंग बनी, उसका जो ऊपर एरिया था वो बहुत ज़्यादा डैमेज था। मतलब वहाँ पर आपके पास टाइल्स भी रिमेनिंग नहीं थे, प्लास्टर भी नहीं था। सर जब भी आप किसी इस तरह के प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे होते हैं इस चीज़ को कैसे मेक श्योर करते हैं कि जो इसकी ओरिजिनल शक्ल थी या जो ओरिजिनल हालत थी हमने उससे जो है वो इसको सिमिलर रखना है? उसको असल में ये है कि रिप्लिकेट हम नहीं कर सकते चीज़ों को। मतलब टाइल पैनल को, एक टाइल पैनल बिल्कुल ख़त्म हुआ है एक जगह है तो हम ये नहीं कह सकते कि नहीं ये खाली है तो हम वो वाला उठा के इधर ले आए रिप्लेस कर दे, वो चीज़ हम नहीं कर सकते, वो करनी भी नहीं चाहिए क्योंकि पिक्चर वॉल पे हर पैनल की अपनी एक अलग कहानी है। सर मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहूँगी कि ये जो इतना बड़ा प्रोजेक्ट है इसको मुकम्मल होने में जो है कितना टाइम लगा और कितने डिपार्टमेंट्स इस प्रोजेक्ट के अंदर इन्वॉल्व थे? हमें तो कम से कम इसको लगा 10 साल लगे। 10 साल लगे हमें मुकम्मल करने में। और इसमें हमारे पास हमारा अपने एक CSP था, एक CSP में हमारे मुख्तलिफ डिपार्टमेंट है, प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट वो थे, फिर हमें वॉल सिटी के साथ इसमें शराकत थी। तो अब क्या हम कह सकते हैं कि ये जो प्रोजेक्ट है ये कंप्लीट हो चुका है पिक्चर वॉल का? हाँ कंप्लीट हो चुका। अब कंप्लीशन के बाद इसका जो आखिरी मरहला है वो मेंटेनेंस का है कि इसको मेंटेन कैसे रखते हैं। मुझे बताएं इस तरह के जो मौसमी चैलेंजेस हैं ये तो पाकिस्तान में आते रहेंगे, तो क्या आप लोगों ने ड्यूरिंग कंजर्वेशन इस चीज़ को माइंड में रखते हुए इस दीवार को बनाया है या ऐसी टेक्निक्स अप्लाई की हैं ताकि ये दीवार एक लॉन्ग टर्म तक चल सके? जी आप सही कह रही है, हमने वो सारी चीज़ें माइंड में रख के इस पे काम किया है। मतलब इसको प्रोटेक्ट किया है काफ़ी, हमने इस पे वाटर रेप्लिकेंट एप्लीकेशंस किए। सर एक तो मुझे ये बताइएगा कि फ्यूचर में नमी से बचाने के लिए, पानी से बचाने के लिए, सॉल्ट से बचाने के लिए आप लोगों ने क्या इक़दाम किए हैं? एक तो मुझे ये बताइएगा और दूसरा मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि इतना बड़ा जो प्रोजेक्ट पाकिस्तान ने कम्प्लीट किया है, ओवरऑल पूरी दुनिया में इसका चर्चा भी है, तो पाकिस्तान का इमेज जो है हेरिटेज कंजर्वेशन में वो कितना बेहतर हुआ है? आपके पहले सवाल का जवाब मैं दूं क्योंकि हम इस पे अभी वाटर रेप्लिकेंट के प्रोसीजर करेंगे दोबारा से, एक पूरा इस पूरे फसाड की वो होनी है, उसके लिए हमने काफ़ी टेस्ट बाहर भेजे हुए, जब वो आएंगे तो उसके हिसाब से इस पे हम करेंगे और वो हम इसका मेंटेनेंस मैनुअल भी बनाएंगे ताकि आगे अगर इसको मतलब 3-4 साल 10 साल 20 साल बाद उसको अप्लाई करेंगे ताकि वो दोबारा से वो ज़्यादा डैमेज ना हो। और दूसरे सवाल का ये है कि इसका इम्पेक्ट तो बहुत ज़्यादा है पाकिस्तान, मतलब लोगों को पता लगा है क्योंकि ये काम पहले पाकिस्तान में इस तरह नहीं होता था, कंजर्वेशन का इतने बड़े स्केल पे और इतने अच्छे तरीके से नहीं होता था, और जिस तरह इसकी पजीराई इसको मिल रही है वो बहुत ज़्यादा है। अगर हम अपना करें हम तो बहुत प्राउड फील करते हैं। थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। व्यूअर्स इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सैयदा महानूर जो सरफेस कंजर्वेटर हैं। महानूर आपसे मैं ये जानना चाहती हूँ कि एज अ सरफेस कंजर्वेटर आपको किस किस तरह के चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं? अच्छा, अगर एज अ सरफेस कंजर्वेटर में बात करूँ तो हमें जो इसमें चैलेंजेस आते हैं मेन जो इसमें ये है कि हमारी जो हम प्रिजर्वेशन कर रहे हैं ना, ये मुग़ल टाइम पीरियड पे जो काम हुआ है हमने उसको एज इट इज़ प्रिजर्व करना होता है, हम इसमें एक्स्ट्रा कोई उस तरह से चीज़ ऐड नहीं कर सकते। ह्यूमिडिटी जो है बहुत बड़ा चैलेंज है जिसकी वजह से अगर हम अपनी इस सरफेस को देखें पिक्चर वॉल पे जो है प्लास्टर पे, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा पाउडर करता है प्लास्टर, या पेंटिंग्स जो है जो फ्रेस्को वर्क है उस पर फ्लेकिंग हो रही होती है, ये सारा जो है ये ह्यूमिडिटी की वजह से है या जो पानी का मसला है उस वजह से होती है।
मानूर, लास्ट में मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि एज अ कंजर्वेटर आप जो विजिटर्स हैं या जो टूरिस्ट आते हैं इस तरह के हिस्टोरिकल साइट्स पे, उनको क्या मैसेज देना चाहोगे कि वो भी अपना एक रोल प्ले कर सकते हैं, अपना कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं इस तरह के साइट्स को महफूज करने के लिए? पब्लिक के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो इसका ख्याल करें, इसको संभाल के रखें। मतलब हम जहाँ पे भी जो भी साइट्स देखते हैं, यहाँ पे लोगों ने बहुत ज़्यादा वॉल चॉकिंग की हुई है, जिसकी वजह से फ्रेस्कोस बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहे हैं। तो ये हमारा बहुत कीमती असासा है, हमारा फ़र्ज़ है कि हम इसको संभाल के रखें। लाहौर किले की ये पिक्चर वॉल सिर्फ रंगों, ईंटों और टाइल्स का मजमुआ नहीं है, बल्कि ये हमारी तारीख, हमारी सकाफत और हमारी पहचान की एक जिंदा दास्तान है। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का ये सेगमेंट पसंद आया होगा। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए और देखते रहिए एक्सप्रेसो। वेलकम बैक। बात थोड़ी अफसानवी लगेगी, लेकिन आप जानते ही हैं कि मोहब्बत एक ऐसा जज्बा है जो अपने मोहब्बत करने वाले को ही कंज्यूम कर लेता है। और अगर आपको पहाड़ों से मोहब्बत हो तो रिसेंट वाक़या आपने देखा ही है, ब्रॉड पीक पर वो जो वाक़या पेश आया उसमें हमने देखा कि किस तरह से 10 जो ऐसे क्लाइंबर्स जो पहाड़ों से मोहब्बत करते थे, जिसमें निर्मल प्रजा भी शामिल थे और एक पाकिस्तानी सुहेल सखी भी शामिल थे, वो किस तरह से अपनी मोहब्बत की गिरफ्त में आ गए। सुहेल सखी की अगर बात करें तो 8000 सर करने वाले ये कोपेमा थे और कई इससे पहले एडवेंचर्स वो कर चुके थे, लेकिन ये ब्रॉड पीक के हादसे का वो शिकार हो गए। इस पर आज बात हो रही है प्रोग्राम के जो सेगमेंट माइंड मैटर्स में। आइए देखते हैं कि वकार अहमद क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वकार अहमद और आप देख रहे हैं माइंड मैटर्स। सुहेल सखी साहब जो हैं वो उनकी वफ़ात होती है ब्रॉड पीक पे, और निर्मल पुरजा भी हैं, 10 कोपेमा है। 3 दिन जो हैं बहुत दुआएं की गई, हर तरफ जो था नेक ख्वाहिशात थी कि सुहेल सखी जो है वो वापस आ जाए। कहीं ना कहीं कोई इम्कान भी हो गया था किसी एक जगह पे, जिसकी वजह से हर बंदे की उम्मीद जुड़ी हुई थी कि सुहेल सखी जो है वो काश वापस आ जाए। सुहेल सखी कौन थे? सुहेल सखी के बारे में ये कह सकता हूँ कि पूरी दुनिया जो है वो हुंज़ा की तारीफ़ करती है, हुंज़ा के लोगों की तारीफ़ करती है। उनकी हुंज़ा की जो लोगों की शख्सियात हैं, मतलब जितनी भी शख्सियात हैं, उनके जो मुख्तलिफ पहलू हैं, उसमें ऑनेस्टी है, सच्चाई है, खूबसूरती है, ये तमाम चीज़ों की पूरी दुनिया मोतरफ़ है। लेकिन अगर हुंज़ा ख़ुद किसी का मोतरफ़ हो तो वो शख्स क्या होगा? सुहेल सखी को पूरा हुंज़ा जो है वो बहुत मोहब्बत करता था। और वो मोहब्बत क्या थी, मोहब्बत की वजह क्या थी? वो उनका वो जो इंसान दोस्ती, वो जो उनके अंदर खूबसूरती, पेट्स रखते थे, उन पेट यानी पपीज़ जो हैं 3-4 वो, और नेचर लवर थे। इनके वालिद जो थे वो बहुत अच्छे गाइड थे, टूरिस्ट गाइड थे। उनकी वफ़ात बहुत अर्ली हो गई, और मेरा ख्याल है कि वो जो गाइड, इनके जो वालिद थे, उनसे इनकी इंस्पिरेशन थी, क्योंकि गोरे आते थे, फिर मुख्तलिफ एक्सपीडिशंस पे जाना, तो कहीं ना कहीं बच्चा जो है वो भी अपना ख्वाब सजा लेता है। सुहेल सखी जो है, उनके बारे में आसिफ सखी का कहना है कि एक दफ़ा ये बटूरा गए और विंटर में, और शदीद बर्फ़बारी, और बहुत ही जिसको कहते हैं कि अनबिलीवेबल कि वहाँ पे, और फिर ये बहुत अरसा वहाँ पे रहे। अब जब ये वहाँ पे बहुत अरसा रहे, पीछे बहुत ज़्यादा तशवीश हुई। बाद में बकौल आसिफ की उन्होंने पूछा उनसे कि ये तुम इतना अरसा जो है वो बटूरा पे अकेले कैसे रहे और क्यों रहे हो? तो उन्होंने कहा कि हमारी ट्रेनिंग का हिस्सा होता है, हमें शदीद आइसोलेशन में। अच्छा, बटूरा ग्लेशियर को आप ज़रा समझते जाइए कि ये 50 किलोमीटर से ज़ायद एक बहुत ही तवील ग्लेशियर, और जहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि ये इनका क़याम था, वो तकरीबन बटूरा ग्लेशियर का जो ओरिजिन है, यानी 50 किलोमीटर आगे की जानिब। और वहाँ पे विंटर में मतलब आप तख़य्युल में भी नहीं ला सकते। तो उस वहाँ पे इतना अर्सा रहने की वजह ये थी कि वो आइसोलेट रहना चाहते थे, वो तन्हाई से मानूस होना चाहते थे। वो चाहते थे कि मैं इस चीज़ की ट्रेनिंग करूं कि इंसान जो ऊपर तन्हा होता है तो कैसे होता है। और फिर जो सबसे बड़ी बात है कि बकौल उनके कि जो नफ्सियाती मसाइल पैदा होते हैं, स्पेशली 7000 से ऊपर जाते हुए, और स्पेशली जब डेथ जोन में आप जाते हैं, यानी 8000 मीटर क्रॉस करते हैं, इन तमाम जगहों पे कुछ ज़हनी मसाइल भी पैदा होते हैं। उसके हवाले से भी जो ट्रेनिंग है उस सिलसिले में
वो वहाँ पे रहते थे। सोहेल सखी जो है इनकी जो कोपेमाई है इसमें देखिए कि गशबरूम 1 इन्होंने किया, गशबरूम 2 इन्होंने किया, K2 इन्होंने किया, और ब्रॉड पीक जो है ये क्यों फैसिनेट करती है माउंटेनियर्स को, और इसको ब्रॉड पीक क्यों कहते हैं? वैसे ब्रॉड पीक इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि जितनी भी समिट्स हैं तो आप देखते हैं कि पहाड़ जो है ऊपर जाके आपको एक समिट नज़र आती है, पहाड़ की एक चोटी नज़र आती है, लेकिन इसकी जो चोटी है वो काफ़ी ब्रॉड है, यानी 1.5 किलोमीटर तकरीबन वो पूरा एरिया है, जिसकी वजह से इसको ब्रॉड पीक कहते हैं। ब्रॉड पीक से सही फेमिलियर होना है या बाकायदा आपको शनासाई हासिल करनी है तो फिर एक मूवी है ब्रॉड पीक, वो ब्रॉड पीक मूवी ज़रूर देखिएगा, वो बहुत ही एक बहुत ही जज्बाती किस्म की कहानी है। और अगर पाकिस्तानी माउंटेन्स को आपने वाक़तन समझना है तो मेरे ख्याल है कि इसके हवाले से जितनी भी मूवीज़ हैं उनको देखना चाहिए। मिसाल के तौर पे वर्टिकल लिमिट है वो ज़रूर देखिए, नांगा पर्वत जो है वो बहुत ही खूबसूरत मूवी है जो कि मैसनर और उसके भाई के हवाले से है, ये ज़रूर देखिए। फिर ये ब्रॉड पीक है, ये ज़रूर देखिए। लेकिन अगेन बहुत सारे बहुत बड़े बड़े माउंटेनियर्स जो हैं वो इसी इत्तेफाक का शिकार हुए। जितनी भी सक्सेस स्टोरीज़ हैं ये उस इत्तेफाक की निशानी है, यानी ये उस इत्तेफाक की इलामत है कि उस टाइम पे एवलांच नहीं आई। और गर्मियों में जो एवलांचेस हैं ये बहुत ज़्यादा आती हैं। बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है जितने भी माउंटेनियर्स हैं, तो सोहेल सखी समेत बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है इन लोगों का कि कैसे एवलांच कब कहाँ पे किस तरीके से आ सकती है और हमने किस तरह अवॉइड करना है। जितना भी रूट, बहुत बड़े पहाड़ों के जब रूट बनते हैं तो रूट बनने का मामला ये होता है कि मैक्सिमम जितना भी हो सकता है वो एवलांचेस का जो एरिया है या वो जो उसको अवॉइड करके वो रूट बनता है। इसलिए बहुत सारे पहाड़ों में एक नया रूट दरियाफ्त करना मेरा ख्याल है कि उस समिट करने से एक कहीं बड़ा कारनामा होता है और बहुत ही बड़ा कारनामा होता है अगर आपको एक नया रूट दरियाफ्त करें। सोहेल सखी जो है उनकी जो वफ़ात है वो यकीनन हमारे लिए भी बहुत अफसोसनाक, बहुत ही अफसोसनाक, ओवरऑल पाकिस्तान के लिए भी, हुंजा के लिए भी बहुत बड़ा नुकसान भी है। बहुत ही खूबसूरत इंसान थे, इंसान दोस्त थे, पेट लवर थे, नेचर लवर थे। पूरा हुंजा जो है जिस तरह सोहेल सखी के हवाले से दुखी है, हम भी इस दुख में बराबर का शरीक हैं। देखते रहिए माइंड मैटर्स। वेलकम बैक। क्रिकेट की बात करते हैं। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान टेस्ट सीरीज़ की बात करते हैं जिसका दूसरा मैच जीतकर शाहीनों ने सीरीज़ 1-1 से बराबर कर दी है। फाइनली पाकिस्तान ने दूसरे टेस्ट के चौथे दिन शानदार बॉलिंग का मुजाहरा करते हुए वेस्ट इंडीज़ को दूसरी इनिंग्स में 117 रन पर ढेर कर दिया, जिसमें स्पिनर साजिद खान और अली उस्मान ने 4-4 विकेटें हासिल की हैं। वेस्ट इंडीज़ ने चौथे रोज़ अपनी दूसरी इनिंग्स 103 रन 6 खिलाड़ी आउट से दोबारा शुरू की, ताहम बाकी 3 विकेटें सिर्फ 14 रन पर ही गिर गई। 14 रन का इजाफा कर सके। जख्मी ओपनर ब्रैंडन किंग कमर की तकलीफ के बायस बैटिंग के लिए मैदान में ही ना आ सके। वेस्ट इंडीज़ ने चौथे रोज़ अपनी दूसरी इनिंग्स जो है आपको जैसे कि बताया कि 103 रन पर शुरू की थी, और फिर जब पाकिस्तानी बैटर्स की बारी आई तो पाकिस्तानियों ने कमाल कर दिखाया। पाकिस्तानी टीम को 75 रन का हदफ दिया गया और पाकिस्तानी टीम उस वक्त जब खेल रही थी 2 विकेटों के नुकसान पर हदफ को उन्होंने आसानी हासिल कर लिया। पाकिस्तान की जानिब से इमामुल हक ने 9, आज़ान अवैस ने 18 रन बनाए। असद शफीक और कप्तान बाबर आजम उन्होंने 24 रन बनाकर वो नॉट आउट रहे। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान जो 2 टेस्ट की सीरीज़ है वो 1-1 से बराबर हो गई है और पाकिस्तान ने मुल्क से बाहर मुसलसल 8 शिकस्तों के बाद ये पहली फतह हासिल की है। बड़ी देर कर बहुत देर मेहमान आते लेकिन आपको पता है इससे पहले भी जो एक मैच जीते थे हम पहले, वो श्रीलंका में जाकर जीते थे, वो भी बाबर आजम की क़यादत में ही जीते थे 2023 में, बिल्कुल 2023 में। तो जनाब इसी पर हमने बात करनी है। अब्दुल माजिद भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद है, स्पोर्ट्स के तजज़ियाकार है। बहुत बहुत शुक्रिया भट्टी साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? जी गुड मॉर्निंग अली, और हिना आपको भी सलाम। देखिए बहुत अच्छा लग रहा है कि ऐसे लग रहा है कि बहुत दिनों के बाद आज हम सुबह के टाइम पर पाकिस्तान क्रिकेट की कोई अच्छी चीज डिस्कस कर रहे हैं, वरना सच्ची हम जो खबरें डिस्कस कर रहे होते थे उससे हम खुद भी स्ट्रेस में आ जाते थे कि हमारी क्रिकेट जा कहाँ रही है। हालांकि वेस्ट इंडीज की टीम कोई दुनिया की टॉप की टीम नहीं है। आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में पाकिस्तान आखिरी नंबर पर 9वें नंबर पर आज खड़ा है, वेस्ट इंडीज 8वें नंबर पर है। लेकिन बहरहाल कप्तानी की जो तब्दीली थी उसका हमें फायदा हुआ, पाकिस्तान टीम को फायदा हुआ। बाबर आजम ने फ्रंट से लीड किया, उन पर क्रिटिसिज्म बहुत ज्यादा हो रहा था, उनकी अपनी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही और सबसे बढ़कर पाकिस्तान टीम की अच्छी परफॉर्मेंस रही। देखें पाकिस्तान के लोग जो हैं वो क्रिकेट से मोहब्बत करते हैं, वो इसी तरह की परफॉर्मेंसेज और इसी तरह की फतूहात जो है वो देखना चाहते हैं।
लेकिन देखें ना 2023 में जब हम जिसका भी आप जिक्र कर रहे थे श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट मैच जीते थे, उस टेस्ट मैच में भी डबल सेंचुरी बनाई थी अब्दुल्ला शफीक ने। अब अब्दुल्ला शफीक ने पहली इनिंग्स में 160 नॉट आउट, फिर 24 नॉट आउट कल रात बनाया। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान क्रिकेट के लिए अच्छी चीज है। सरफराज अहमद जो कप्तान है, और सबसे बढ़कर आकिब जावेद और सिलेक्शन कमेटी, उन पर भी बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म हमने किया, लेकिन उन सब ने हमें गलत साबित किया। आप देखें ये परफॉर्मेंस हमने कब हासिल की, इस टीम में शान मसूद इंजरी की वजह से नहीं थे, मोहम्मद अब्बास जिन्होंने पहले मैच में 8 विकेटें ली उनको ड्रॉप किया गया, और पहले 3 दिन तक हमारे जो क्रिटिक्स थे वो क्रिटिसाइज करते रहे टीम मैनेजमेंट को कि अब्बास को ड्रॉप करके पाकिस्तान क्रिकेट को तो तबाही की तरफ ले जा रहे हैं। लेकिन आप देखें सारा कुछ गलत साबित हो गया और पाकिस्तान टीम ने माशाल्लाह एक बड़ी कन्विंसिंग फतह हासिल की वेस्टइंडीज के खिलाफ। बिल्कुल। अच्छा भट्टी साहब, जिस तरह से भी आपने कहा कि जो कुछ तब्दीलियां थी वो हमें दिखाई दी टीम में, आपको भी लगा कि इस बार जो बॉयज़ थे हमारे वो एग्रेसिव क्रिकेट खेलते हुए दिखाई दिए? क्योंकि पिछले कुछ अरसे से हम देख रहे थे कि हर कोई सिर्फ अपने लिए खेल रहा था। इस बार लगा कि शायद टीम जो है वो प्ले कर रही है और बाकायदा पूरा टीम वर्क हमें दिखाई भी दिया। देखें बिल्कुल हिना आप सही कह रही है, लेकिन बाज़ दफा ये होता है कि एक जो अच्छी और बड़ी जीत है ना, वो बहुत सारी खामियों को कारपेट के नीचे छुपा देती है। तो ये नहीं है कि सब कुछ अच्छा हो गया है। असल इम्तिहान पाकिस्तान टीम ने वेस्टइंडीज को हराया और 2 टेस्ट मैचों की सीरीज में 1-0 डाउन होने के बाद सीरीज बराबर करना ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन असल जो आजमाइश है इस टीम की वो अब शुरू होगी। पाकिस्तान टीम कल सफर करेगी इंग्लैंड के लिए, और इंग्लिश कंडीशन दुनिया की मुश्किल तरीन कंडीशंस है। मेरे ख्याल में इसी तरह अगर पाकिस्तान परफॉर्मेंस देता रहा, लेकिन इस मैच में हमारी टीम आप देखें नए लड़के थे, कंडीशंस उनको सूट कर रही थी, लेकिन लड़कों का मिजाज बदला सा था। लेकिन अगर किसी का मिजाज नहीं बदला, इमामुल हक की परफॉर्मेंस और मिजाज नहीं बदला, मोहम्मद रिजवान की परफॉर्मेंस और मिजाज नहीं बदला, और सलमान अली आगा बार बार उनको मौके दिए गए, लेकिन इस फॉर्मेट में सलमान अली आगा मुसलसल नाकाम रह रहे हैं। तो अब ये टीम मैनेजमेंट को सोचना है कि बज़ाहिर ये छोटी छोटी सी खामियां हैं, हमारे पास इनका रिप्लेसमेंट मौजूद है। शान मसूद अभी अनफिट है, जिन्होंने पहले टेस्ट मैच में सेंचुरी बनाई। सऊद शकील फिट होकर टीम में वापस आ रहे हैं। अब्दुल्ला शफीक को कमबैक करवाया गया, उन्होंने मैच विनिंग परफॉर्मेंस दी, प्लेयर ऑफ द मैच बने। तो अब देखना है कि इंग्लिश कंडीशन में जो 3 टेस्ट मैच हैं, और इंग्लैंड में आपको पाकिस्तानियों की बहुत बड़ी तादाद है, और बहुत बड़ी तादाद में पाकिस्तानी अपनी टीम को सपोर्ट करते हैं, और इसीलिए पाकिस्तान को 3 टेस्ट मैचों की सीरीज दी गई है कि पाकिस्तानी आए और अपनी टीम को सपोर्ट करें। तो देखना है कि पाकिस्तान की टीम इस परफॉर्मेंस को, कंसिस्टेंसी को बरकरार रख पाती है या नहीं रख पाती। बिल्कुल ठीक। अच्छा, सलमान अली आगा की आपने बात की, एक तरीके से तो उनकी जगह बन सकती है अगर वो इसके भी कप्तान बना दी जाते, क्योंकि स्पेकुलेशन तो मौजूद थी। देखिए अभी तो देखिए बाबर आजम को कप्तान जब बनाया गया अली, तो उस पर भी बहुत सारी बातें हुई कि तीसरी इनिंग्स दे दी और बाबर आजम शायद ये बोझ बर्दाश्त ना कर सकें। तो सलमान अली आगा को जो मुझे समझ में आ रहा है, तो वो फिलहाल तो T20 के भी कप्तान नहीं है। पीसीबी ने अभी जो एशिया कप के लिए टीम जा रही है उसमें तो साहबजादा फरहान को कप्तान बनाया हुआ है, तो मुझे तो लग रहा है उस फॉर्मेट से भी वो महरूम हो गए। लेकिन हाँ, अगर थोड़ा सा फाइन ट्यून करके देखें, इंग्लिश कंडीशन में शाहीन शाह अफरीदी और नसीम शाह में से अगर सिलेक्शन कमेटी समझती है, मेरा ख्याल में मौका देना चाहिए। ठीक है, उनकी पेस बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन उनका तजर्बा और उनकी जो, क्योंकि वहाँ सीमिंग कंडीशन होती है, बॉल स्विंग करती है, तो मेरा ख्याल शाहीन शाह अफरीदी और नसीम शाह वहाँ यूजफुल साबित हो सकते हैं। राइट। अच्छा भट्टी साहब, एक और भी तो नई तब्दीली है जो कुछ दिन पहले हुई। बैटिंग कोच माइकल स्मिथ जो हैं वो उनको किया गया, और उनका पहला एक्सपीरियंस होगा ये इंग्लैंड वाली जो सीरीज़ है हमारी टीम के साथ। तो क्या लगता है आपको, उस तब्दीली का भी फ़ायदा हमें होगा? देखें ना, ओवरनाइट तो कोई दुनिया में ऐसा मैकेनिज्म नहीं है कि ओवरनाइट किसी को अगर आप जिम्मेदारी दें तो वो रिजल्ट दे दे। अब असद शफीक के पास
ऑलरेडी 3 जिम्मेदारियां थी। कराची के हनीफ मोहम्मद हाई सेंटर में वो डायरेक्टर थे, पाकिस्तान की मर्दों की जो टीम है उसके सिलेक्टर थे, विमेंस टीम के सिलेक्टर थे, ये बैटिंग कोच की उनकी चौथी जिम्मेदारियां थी। तो पीसीबी ने वहां से उनको फारिग करके उनके भाई आप कराची में अपने ऑफिस में बैठे, लेकिन माइकल स्मिथ को 2 साल के लिए कोच बनाया। उनकी रेपुटेशन, वो ऑस्ट्रेलिया में मुख्तलिफ टीमों को कोचिंग कर चुके हैं, यहाँ PSL में 3 मुख्तलिफ टीमों के साथ मुंसलिक रहे हैं, और सबसे अच्छा काम ये किया कि तीनों फॉर्मेट्स की टीमों के साथ वो काम करेंगे। पिछले जो बैटिंग कोच थे असद शफीक, वो टेस्ट टीम के बैटिंग कोच थे, हनीफ मलिक व्हाइट बॉल टीम के बैटिंग कोच थे। तो 2 अलग अलग कोचेस थे। मुझे लगता है कि ये तब्दीली अच्छी होगी, लेकिन देखें जिनको भी चांस दिया जाए, मेरे ख्याल में इनका जो 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट है वो इनको पूरा करने दिया जाए। और देखें हमारे यहाँ फॉरेनर्स आते हैं और नाराज होकर चले जाते हैं, किसी के साथ कुछ मसाइल होते हैं, किसी के साथ कुछ। तो पीसीबी को अपनी गवर्नेंस पे भी तवज्जो देनी चाहिए, क्योंकि अगर फॉरेन कोचेस पाकिस्तान छोड़ के चले जाते हैं, पैसा तो पाकिस्तान क्रिकेट में बहुत है, लेकिन यहाँ जो उनके साथ रोक टोक की जाती है, फिर वो कहानियां जो अपने मुल्कों में जाकर आते हैं, उससे हमारी क्रिकेट की क्रेडिबिलिटी को काफी पड़ता है। तो मेरा ख्याल में ऐसा होना नहीं चाहिए। अच्छा, मैं अली जो शुरू में बात आपसे कर रहा था, हमने जब ये स्पोर्ट्स की जर्नलिज्म शुरू की ना, तो हमें ये उस्ताद बता कि स्पोर्ट्स की जर्नलिज्म में आप ह्यूमन अचीवमेंट्स जो हैं उसको बयान करते हैं। उस जमाने में ज़ाहिर टीवी वगैरह तो थे नहीं, जब अखबारात में स्पोर्ट्स के सफे उठाते थे तो पाकिस्तान क्रिकेट की या दुनिया क्रिकेट में जो कामयाबियों की कहानियां थी वो हम पढ़ने को मिलती थी या हम लोग रिपोर्ट करते थे। लेकिन आज आप देखें, 2 दिन पहले हमने देखा पाकिस्तान का एक बॉक्सर ग्लासगो में स्लिप कर गया। कल हम पढ़ रहे थे पाकिस्तान का एक फुटबॉलर गायब हो गया नॉर्वे में। तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम की परफॉर्मेंस, पाकिस्तान हॉकी टीम, इवन स्क्वाश और स्नूकर भी अब इतना ज्यादा परफॉर्म नहीं कर रहे। तो हमें ये कहानियां सुन सुन के ना, अब वो ह्यूमन अचीवमेंट से दूर रह गई। ये कहानियां सुन सुन के हम भी स्ट्रेस में आ जाते हैं कि यार हमारे खिलाड़ी जा कहाँ हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अच्छा भट्टी साहब, इस जीत को आपने कहा कि एक सेलिब्रेट ज़रूर करना चाहिए, लेकिन हमने देखा सीरीज़ बराबर हुई है। क्या इस जीत से ये जम्पशन हम ले लें कि हमने अपने से ऊपर वाली टीम जो रैंकिंग में इस वक्त हमसे बेहतर थी उसको हराया, तो ये एक अच्छी चीज़ है। अब इंग्लैंड को अगर हराने की कोशिश करते हैं तो उसमें हमारी टीम की स्टैंडिंग क्या होगी? और आप समझते हैं कि क्या अभी भी किसी सर्जरी की ज़रूरत है? क्योंकि जितनी सर्जरीज हम देख रहे हैं तो ये तो जिस्म पे बहुत काम हो चुका है, लेकिन उसकी रिजल्ट्स जो है अभी उतना अफाका नहीं दे रहे हैं। देखें अली, जो हमने आखिरी सीरीज जीती थी ना तकरीबन मेरे ख्याल 2 साल पहले, वो पाकिस्तान में जीती थी और इंग्लैंड के खिलाफ 2-1 हम पहला टेस्ट मैच हार गए थे, फिर हमने अगले दोनों टेस्ट मैच जीते थे। मेरे ख्याल में बार बार सर्जरी की बात करना ये जरा स्वीपिंग स्टेटमेंट है। चेकअप करवाते रहना चाहिए। अगर छोटा मोटा कहीं ट्रीटमेंट की जरूरत है तो डॉक्टर से उसका इलाज भी चाहिए, लेकिन सर्जरी में पाकिस्तान क्रिकेट में कोई ऐसा टैलेंट नहीं है कि वो पाकिस्तान टीम में आए और पाकिस्तान टीम को चेंज कर दें। साहब वैसे हमारा हकीम ठीक है या नीम हकीम? वैसे हम हकीम ही वो जो कहावत है वो नीम हकीम खतरा जान, आपको लगता है कि डॉक्टर हमारा ठीक है? मेरा ख्याल में अगर आज के तनाजुर में बात करें तो आज तक तो डॉक्टर ने सही मेडिसिन दी है। उम्मीद है कि आगे भी सही इलाज होता रहेगा और इसी तरह हमारा मरीज जो है वो शिफा हासिल करता रहेगा। राइट अच्छा, जो नेक्स्ट सीरीज़ है उसके लिए वाकई वही भट्टी साहब वाली बात है कि असल इम्तिहान तो वो है। बहुत शुक्रिया अब्दुल माजिद भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद थे। क्रिकेट पर हम बात कर रहे थे, अभी ब्रेक पर जाएंगे। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो जी। आपको पता है कि हेल्थ एंड फिटनेस कितना ज़्यादा ज़रूरी है और बड़े अरसे से अली हमने इस पर बात नहीं की थी और फैसल से हमने नहीं जाना था कि जो लोग मेरी तरह वर्कआउट छोड़ चुके हैं उन्होंने दोबारा ट्रैक पर किस तरीके से आना है या जो कर भी रहे हैं उनके लिए क्या मज़ीद टिप्स होंगी। फैसल हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। फैसल, आज क्या फिटनेस टिप्स दे रहे हैं आप हमें?
थैंक यू वेरी मच जी। तो आज के सेशन में हम कवर करने जा रहे हैं शोल्डर का वर्कआउट। इसमें हम करके दिखाएंगे 5 शोल्डर की एक्सरसाइज विद 1 डंबल पेयर, और इसका जो सीक्वेंस आप करेंगे, हर एक्सरसाइज के होंगे 3 सेट और हर सेट में रेपिटेशन होंगी 12 to 16 और ब्रेक होगा 20 सेकेंड का। तो हम आपको करके दिखाते हैं। एक्सरसाइज शुरू करने से पहले वार्म अप करना बहुत ज़रूरी है ताकि इंजरी से बचा जा सके। तो वार्म अप शोल्डर का करके दिखाते हैं आपको। सबसे पहले 1 2 3 4 5। मूव नंबर 1 हम करेंगे डंबल पेयर से 1 2 3। ये मेक श्योर करें कि ना ही डंबल हेड के क्लोज होंगे और ना ही वाइड होंगे। तो आप बिल्कुल रखेंगे सेंटर में, लिफ्ट करेंगे 1 2 3। इसी तरह आप करेंगे 12 to 16 रेपिटेशन 20 सेकेंड ब्रेक के साथ। नेक्स्ट मूव हमारी होगी शोल्डर के लिए 1 2। इसमें एक चीज जो आपने इंश्योर करनी है, आपकी एल्बो बिल्कुल स्ट्रेट लिफ्ट नहीं करनी है आपने, ये नहीं होगा, हल्का सा होगा बेंड। डंबल करेंगे लिफ्ट और बाजू के जोर से आप करेंगे लिफ्ट 3 4 5। नेक्स्ट मूव 1 2 3। जब आप जाएंगे इसको स्लो आप लिफ्ट करेंगे और स्लो ही आप वापस आएंगे 1 2 3। नेक्स्ट मूव 1 2 3 4। यहां पे आपने जिस चीज का ध्यान करना है, एल्बो को आपने लिफ्ट नहीं करना, शोल्डर को आपने लिफ्ट करना है, ये शोल्डर को, ना कि ये एल्बो को। राइट 1 2 3। नेक्स्ट मूव 1 2 3 4। तो ये था जी हमारा शोल्डर का वर्कआउट। उम्मीद है आपको कुछ ना कुछ इसमें ज़रूर फ़ायदा होगा। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू वेरी मच फैसल। अमूमन लोग कहते हैं कि आप इनका सेगमेंट बार बार क्यों नहीं शामिल करते, लेकिन रेगुलर जो होता है ना, उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि वो हफ्ते के हर रोज़ आपको दिखाया जाए। रेगुलर हफ्ते में अगर एक बार भी दिखाया जाएगा तो वो रेगुलर ही होगा। आपने उसको पूरा हफ्ता फॉलो करना है, बिल्कुल। और इसके साथ साथ आप जानते ही हैं कि तैयारियाँ भी जारी हैं। तकरीबन 8 दिन बाकी हैं जश्न आज़ादी में। तो आपकी तैयारियाँ कैसी जा रही हैं, ज़रूर हमसे शेयर करें, क्योंकि हम उसको अपने प्रोग्राम्स में इनकॉर्पोरेट करेंगे और दिखाएंगे कि आप कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं। जी हाँ, इसी के साथ ही हमें दीजिए इजाजत। आपसे मुलाकात होगी कल। अपना ख्याल रखिएगा, फीडबैक जरूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।